सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कांजी भाई का कहना था कि चंपाबेन को जाति स्मरण का ज्ञान था, क्या ये सही है? तो भाई ये बात कांजी से पूछ लेते, वो ही बता पाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो जाति स्मरण इस ढंग का होता ही नहीं। उसको असंख्यात वर्ष का जाति स्मरण था। अब शास्त्रों में 7 भव से ज्यादा का जाति स्मरण होता ही, उनको तो असंख्यात वर्षों का था। कुछ नहीं, गप है ये सब, गप, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, किंचित मात्र भी ज्ञान। ना वो सम्यक दृष्टि थी, ना उनको किसी प्रकार का जाति स्मरण था, मार्ग ख्याति पूजा लाभ था, सम्यक दर्शन भी नहीं था, मिथ्या दृष्टि जीव है, क्योंकि उन्हें तत्व की प्रतीति थी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया मुझे सम्यक दर्शन का समय क्या है, तीर्थंकर भी नहीं। और वो बता रही है कि मुझे इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे सम्यक दर्शन हुआ। अरे भाई, सम्यक दर्शन का आनंद ले रही थी, घड़ी देख रही थी? हर बता ही नहीं सकता। जब सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है उस समय व्यक्ति घड़ी का देखने का सवाल ही नहीं। सम्यक दर्शन की जयंती मनाई जाती है, फ्रॉड है, सब गलत है, मिथ्यात है। वो कोई ज्ञानी नहीं थी, एक ठीक है जो था तो एक नाटक था, ड्रामा था, खत्म हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यूएसए में हम एक जैन मंदिर बनवा रहे हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वहाँ जैन धर्म की प्रभाव न बढ़े? और मंदिर बनाने के इस प्रोजेक्ट में जैन लोग कैसे अपना योगदान दें, जबकि वहाँ दिगंबर जैन परिवार कम है? सबसे पहले आप लोगों को मंदिर बनाने के साथ एक विद्वान, आपको जीवन भर उसको नौकरी दे करके एक विद्वान को वहाँ वास कराना चाहिए, जो दिन भर आपके परिवारों को जिसको जब समय मिले वह पढ़ाने का काम करे, मंदिर में विधि विधान से अभिषेक पूजन कराए, और सभी परिवार वालों को एक एक कभी विधान आदि होते हैं तो वो कराए। एक विद्वान आपका हो, जो मात्र विद्वान का काम करे, पुजारी का काम नहीं, झाड़ू पोंछा का काम नहीं, मुनीमगिरी का काम नहीं, मात्र विद्वान का काम करे। और उसका काम ही है पढ़ाना। जो जिस समय पढ़ना चाहता है उस समय उसको पढ़ाने की व्यवस्था के लिए वो जब ही रहेगा जब उसकी आजीविका होगी। उसको इतनी आजीविका दी जाए जिससे वो आपके वहाँ ठहर जाए, और मात्र उसका दूसरा काम नहीं है, धार्मिक क्रियाओं के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। ये आप यदि कर सकते हैं तो आप सांगानेर से जो वहाँ के अधिष्ठाता महोदय हैं और भी जो वहाँ की कमेटी है, उनसे आप संपर्क करके एक विद्वान ले सकते हैं जो हिंदी भी जाने, संस्कृत भी जाने, प्राकृत भी जाने और इंग्लिश भी जाने। जरूर सर। ये चारों भाषाओं का ज्ञान करने वाला हो। यदि आप वहाँ मांग करेंगे तो ऐसे छात्र भी वहाँ तैयार हैं, जो उससे आपका मंदिर जो सुरक्षित रहेगा, आप लोग संस्कारवान होंगे, और उसका काम भी वही होगा, लेकिन उसको आजीविका का इतना वेतन दे जिससे वह विदेश में रहकर अपनी आजीविका चला सके। नमोस्तु गुरुदेव। हम पूजा में अष्टकर्म दहनाए बोलते हैं, तो क्या इसमें हमको पाप नहीं लगता है? नहीं, वहाँ दहन करने का अर्थ कोई प्राण नहीं ले रहा है। प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के वशीभूत होकर के प्राणों को लेना हिंसा कहलाता है। पुद्गल में प्राण नहीं होते हैं, और वहाँ हमने प्राणों की स्थापना भी नहीं की है। दूसरी बात है, हमें उनको दुख देना नहीं है, हमें उनसे छुटकारा पाना है। तो दहन करना बोलने में आता है, कर्मों का छूट जाना ही उनका दहन है। नमोस्तु गुरुदेव। सामाजिक तौर पर देखा जा रहा है कि जिन बच्चियों का जिमीकंद और होटल में ना खाने का नियम है, उनके रिश्ते टूट रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेटियों के माता पिता को क्या फैसला लेना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, युग लौट रहा है। फैशनेबल बच्चियों से शादी करने के परिवार लुट रहे हैं।
बर्बाद हो रहे हैं, आज लौट रहे हैं लोग। धीरे धीरे संस्कारवान बच्चियों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े घरानों के लोग गांव की बच्चियों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्चियों को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हॉस्टल में रही है, कहीं तो ये काबू में रहने वाली बस्ती नहीं है। अब फैशन था, लौट रहा है। 10-5 साल बाद लोग पढ़ी लिखी बच्ची से शादी करने में डरेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो होटलों में पढ़ी लिखी है, यह बच्ची सदाचार से युक्त हो ही नहीं सकती। और वो जब आने के बाद जब देखते हैं तो पता चलता है कि बाद में क्या हश्र होते हैं। तो ऐसे आजकल कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों पर विश्वास उठता जा रहा है। वो शादी किसी से करती हैं और प्रेम, तुम ही बोलो आगे, मैंने नहीं बोला है। शादी किसी से करेंगे और संबंध, हाँ, ये सब हो रहा है आज। बोलो, इस शब्द की पाद पूर्ति मैंने की कि आप लोगों ने की? यानी आप लोगों को भी मालूम है और ये हो रहा है, इसलिए लोग लौट रहे हैं। आगे देखना, यही माहौल रहा तो लोग पढ़ी लिखी बच्ची से शादी करने में डरेंगे और बिना पढ़ी हुई बच्ची को बहू बनाएंगे। आ रहा है, थोड़े दिन और है, बहुत कुछ आ गया। हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं, महाराज मुझे पढ़ी लिखी बच्ची नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्ची पता नहीं कैसी है, क्या है। हमें तो वो बच्ची चाहिए जो संस्कारवान हो। 2-5 साल से ऐसा वातावरण बना है, लगभग 2-3 साल से। पहले बीच में माहौल बिगड़ा था, अब माहौल बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मुझे लगता है 5-10 साल बाद इन अच्छी बच्चियों की कीमत होगी, लोग पसंद करेंगे। और दूसरी बात है, ऐसे दुष्ट लोगों के साथ शादी क्यों करना, जो चला करके कह रहे हैं कि हमें ऐसी बच्ची नहीं चाहिए, तो क्यों ऐसे दुष्टों को अपनी बेटी सौंपते हो? अरे कुंवारी रह जाएगी तो अब तो कोई समस्या है ही नहीं। पूज्य आचार्य महाराज ने तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। पहले तुम्हें डर था कि महाराज कुंवारी रह जाएगी तो किसके सिर मारेंगे, कौन चलाएगा, कौन रक्षा करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, हम मर जाएंगे, क्या पता बिटिया को कौन रखेगा। अब आचार्य श्री ने पृथ्वा स्थली इतनी अच्छी खोल दी कि तुम बच्चियां दो और वो एक नई पृथ्वा स्थली खोलेंगे, बच्चों को संस्कार दो और अपना जीवन यापन भी चलाओ बढ़िया शान से। समझो, थोड़ा संस्कार बांध दो। नमोस्तु गुरुदेव। शेर जंगल के जानवरों को मारकर खाता है, अतः यदि शेर को ही मार दिया जाए तो जंगल के सैकड़ों जीवों की जिंदगी बच जाएगी। ऐसे भाव से शेर को मारना उचित है? शेर किसी को मारता ही नहीं है। शेर किसी को मारता नहीं है, खाता है। शेर किसी को वो खाता है। आप लोग भी तो वनस्पति को मारते नहीं हो, खाते हो। आप वनस्पति है, आपको भी। किसान खेती करता है, जीवों को मारता नहीं है, खेती करता है। लेकिन जीव मरते हैं कि नहीं? खेती करता है, जीव मरेंगे। मारता नहीं है, जीव मरेंगे। खेती करता है। ऐसे सब कार्यों में जीव तो मरते हैं, लेकिन मारने का संकल्प न होने से वह विरोधी हिंसा में आता है। शेर मारता नहीं है, भोजन करता है, और वो बुद्धिपूर्वक मारता है, उसको कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। उसको संस्कार ऐसे मिले हैं, ऐसा जीवन है कि उसका है ही नहीं। लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते। तुम मारोगे तो संकल्प हिस्सा में आएगा। शेर है, उसकी अज्ञानता है एक, पशु है दो, उसके संस्कार भी ऐसे ही हैं, तो इस कारण से उसको तो दोष कम लगेगा, तो मारने का भाव नहीं कर सकते। एक बार ऐसा हुआ, एक शुल्लक जी थे, वहाँ बैठे थे, एक बहुत पुरानी घटना है।
सन 1980-81 घटना है। तो एक चिड़िया जाकर के अपने बच्चों को कीड़े लाती पकड़ कर, कीड़े लाती और बच्चों को खिलाती। उन महाराज को दया आई, वे जहाँ वो घोंसला था वहीं घोंसले के पास जाके बैठ गए, और उस जो चिड़िया लाती थी उसको अंदर ही नहीं आने दिया। और वो बड़े खुश कि देखो इतने कीड़े बचा लिए, अभी जाते फिर जाते, और बेचारे बच्चे चींची कर रहे। तो आहार का समय आ गया, तो आहार को वो उठे नहीं। तो आचार्य जी मंदिर में थे, उनको सबसे पूछा कि वो छुल्लक जी कहाँ हैं। देखा, बोले नहीं महाराज, आज मैं उपवास करूँगा, आहार को नहीं आऊँगा। तो आचार्य क्या उपवास तो मेरे से तो लिया नहीं तुमने, काय को? कहीं नहीं, वो चिड़िया है ना, वो कीड़े ला रही है, अपने बच्चों को खिला रही है, तो हम यहाँ बैठे रहेंगे तो वो नहीं ला पाएगी, तो कीड़े तो बचेंगे, बच्चों को क्या होगा? तुम ना तो बुला रहे हो ना ला रहे हो, इन सब चीज़ों में अपन को कुछ भी नहीं करना। इधर कुआं है, इधर खाई है। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि उस पक्षी को मार दो, तुम्हें तो दोष लगेगा, महान दोष लगेगा। एक शेर के हत्या का दोष लगेगा, शेर को नहीं लगता, क्योंकि शेर मात्र भोजन के लिए मारता है। अब तुम कहो फिर मनुष्य भी तो भोजन के लिए मार रहा है, तो इनको छूट नहीं, इनको दूसरी चीज़ें भी खा सकते हैं। ये जो खा रहे हैं ये मार करके मारने का इनका भाव है, इनको दूसरी चीज़ें भी खाने को हैं, फिर भी ये खा रहे हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल लोग लोकल मार्केट की अपेक्षा ऑनलाइन सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, जिससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ये आप सरकार को चिताइए, सरकार की नीतियां, क्योंकि सरकार को वो पैसा देते हैं, वस्तुतः बहुत हानिकारक है। प्रकृति ने बनाया था तुम्हारे उपयोग की वस्तुएं, विज्ञान ने यंत्र बना दिए। अब यंत्रों के माध्यम से जो प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण वो प्रकृति को उजाड़पना हो रहा है। और अब ये जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, इतना बेईमानी का सिस्टम है, बहुत बेईमानी। भारत खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑनलाइन में जो जाना है, भारत को जाना है, क्योंकि भारतीय व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो हर व्यक्ति विदेश से वस्तु खरीद ले। और विदेशों में जितनी भी नीतियां हैं, सब बेईमान की नीतियां हैं। मुद्रा को अपने देश में खींचो, जितना ज़्यादा देश में आयात होगा, देश खोखला होगा। अर्थशास्त्र की नीति है, अर्थशास्त्र ने एक ही नीति की, तुम जितना आयात करोगे किसी भी वस्तु का, तुम देश के खोखले होते जाओगे और दूसरा देश उसमें बढ़ता जाएगा। और जितना तुम निर्यात करोगे उतना ज़्यादा तुम समृद्ध हो। आज चीन की सबसे बड़ी पॉलिसी है निर्यात। आयात वो बहुत कम चीज़ों का करता है, बहुत कम। अमेरिका में आयात ना के बराबर है, निर्यात करता है। जितने समृद्ध देश हैं वो कितना आयात करते हैं। भारत से चाइना कितनी चीज़ें जाती हैं, भारत चाइना को क्या क्या चीज़ों का निर्यात करता है, ना के बराबर। और चाइना भारत को, आज अमेरिका देखो, सारी चीज़ें सब हम आयात कर रहे हैं, हर चीज़ें। आप जब कभी जी विदेश जाते हो तो कोई ना चीज़ खरीद के लाते हो। अमेरिका लोग भारत में आते हैं, वो क्या खरीद के ले जाते हैं यहाँ से? कुछ नहीं ले जाते। ले जाते हैं तो पुरानी कोई एंटीक चीज़ होगी, उसको ले जाते हैं। तुम पता नहीं वहाँ से क्या क्या खरीद के लाओगे, चोरी से लाओगे। भारत से विदेश जाने की स्मगलिंग कम है, कोई ऐसी। भारत में स्मगलर ज़्यादा आते हैं। भारत की चीज़ें बहुत कम चोरी होती हैं, क्योंकि वो लेते ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। तो ये जो नीति है ऑनलाइन वाली, ये सब खोखला कर देगी, गांव को ख़त्म कर देगी, व्यापारियों को ख़त्म कर देगी। और तुम्हारे लिए सुविधा चाहिए, घर बैठे सामान मिल रहा, मार्केट क्यों जाए? घर बैठे वहाँ चॉइस मिल रही है, बहुत सुविधाएं दे दी, सस्ता भी है, चॉइस भी है,
और ख़राब निकला है तो आजकल तो वापस करने की भी सुविधा होगी, तुरंत आप वापस, पैसा वापस मिलता है। दुकान वाला वापस ना करे एक पैसा, दुकान वाला वापस नहीं करे, ऑनलाइन वाला तुरंत और सॉरी और कहता है, लेकिन दोबारा और भेजेगा, दोबारा और भेजेगा। कितने बार तुम वापस करोगे? 100 लोगों में से 10 लोग वापस करते हैं, 90 तो लोग कौन माथा पड़ेगा, चलो ठीक है बेकार है। LIC सिस्टम चल रहा है, LIC 5% वापस करती है, 95% तो प्रॉपर्टी, 5% ही वापस होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक जन अभियान न चले, नगर नगर में हम कोई भी ऑनलाइन यहाँ नहीं खरीदेंगे। आप लोग अभियान चलाएं और प्रतिज्ञा पूरा ले, एक आध दो नहीं तो वे तो पिट जाएंगे बेचारे। पूरा का पूरा कल्चर एक साथ नियम ले कि हम ऑनलाइन कोई सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन आज कोई नहीं मानने वाला। आपका बच्चा कहता महाराज जी आप महाराज की बातों में आ रहे हो, आप बाजार जाओगे अभी यार, पेट्रोल खर्च होगा, समय खर्च होगा, वहाँ पे आपकी बात है, यहीं आ रही वस्तु ना नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। तो ये लुभावना दृश्य, इससे बहुत नुकसान, दीर्घकालीन नुकसान है। वर्तमान में तो बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन अतीत भविष्य में जाकर के इसके इतने दुष्परिणाम होंगे कि भारत की सारी सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और सब चीज़ें मनमाने ढंग से फिर वो दे देंगे, आपको लेना पड़ेगा। आज सस्ती है, कल महंगी लेना पड़ेगी। तो अब इसके लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार जब तक नीतियां नहीं बनाएगी हम कुछ नहीं कर सकते। विदेशी कंपनियों को जितना हम स्थान देते जाएंगे वो हमें खोखला करते जाएंगे। अब अपनी देसी चीज़ तो महंगी पड़ेगी, पक्का है। उसके दो कारण हैं कि हमारे यहाँ वस्तु का प्रोडक्शन कम है, क्योंकि भारत की वस्तु दूसरे देश पसंद नहीं करते, इसलिए उसकी क्वांटिटी कम होती है, और क्वांटिटी कम होगी तो महंगी पड़ेगी। और उनकी मांग को सब पूरा विश्व मांगता है, तो उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा छपती है, बनती है कि वो उनको अपने आप सस्ती पड़ जाती है। तो अब ये तो सब चीज़ों पर अपन को कुछ सोचना पड़ेगा। यदि हम महंगी सस्ती को देखेंगे, महंगी मिले लेकिन अपने आप में देश की खरीदेंगे, तो हम साधु लोग तो सदा से बिनो अभावे एक साधु हुए। और जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो कोई बाहर वाला सहायता करने वाला नहीं, सब सहायता करेंगे देश के लोग, कोई ऑनलाइन सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन तुम बचने नहीं दोगे। बहुत गांधी जी ने भी किया, विनोबा भावे ने किया, हम लोग सब स्वदेशी वस्तुओं के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब कितना हम लोगों की ढोल नगाड़े में तू की आवाज़ कितने लोग सुन रहे हैं ये नहीं कह सकते। सरकार अपनी नीतियाँ नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होता। और सरकार के ऊपर दो दबाव हैं, एक तो उनको पैसे का प्रलोभन, दूसरा राजनीतिक दबाव, एक बहुत बड़ा दबाव है। सुधा समाधान